जी हाँ साथियों, हम लोग आ गए एसएससी सीजीएल पे प्रहार करने के लिए। एग्ज़ाम सितंबर में है, उसकी प्रैक्टिस सेट चल रही है और प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, जिस तरह से पूछने की उसके तरीका है, जहाँ तक क्वेश्चन को लेकर जाता है, बस उस पैटर्न पे वहाँ तक क्वेश्चन जो है सेट के माध्यम से हम लोग पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। टारगेट जो है सीजीएल को क्रैक करना, और निश्चित ही क्रैक होगी भी अगर लगन, ईमानदारी और मेहनत एक सा हो तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। आप बखूबी जानते हैं कि कोई भी पौधा, कोई भी फूल यूं ही खिला नहीं करता है, पहले बीज को दफन होना पड़ता है। आपकी कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपनी इच्छाओं को दफन करेंगे। आप अपनी इच्छाएं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को एक साइड रखेंगे और आप अपनी मिशन, आप अपनी टारगेट को, गोल को एक तरफ रखेंगे, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो जी हाँ साथियों, सेट पे आने से पहले बस ये बात याद रखिए, हमेशा बात याद रखिए कि ये ज़िंदगी मौत की अमानत है। मशहूर और कामयाब होना ये हमारी और आपकी अमानत है कि चलो चल करके ले ले जो हमारी अमानत है, कि मौत आए और ले ले जो उसकी अमानत है। आप स्ट्रगल करेंगे या नहीं करेंगे, मौत सुनिश्चित है, मृत्यु को पाना निश्चित है। अगर इसी ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो फासला है, जो गैप है, जो वक्त है, इसी में आप चाहे तो मशहूर हो जाएं, आप चाहे तो कामयाब हो जाए, या एक गुमनाम ज़िंदगी बन करके जिए, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा ज़िंदगी पसंद करते हैं। इसलिए सारी इच्छाएं, जो भी नेगेटिव इच्छाएं हैं, उन सबको दफन करिए, एक किनारे करिए और आइए मिशन पे लगिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 टायर 1 को जो क्लियर करना है, क्वेश्चन लगातार आप तक पहुंच रही है और सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफलता यूं ही नहीं मिलेगा, आपको पहले पसीना बहाना पड़ेगा। फूल यूं ही खिला नहीं करता, पहले बीज को दफन होना पड़ता है। सेट की तरफ आज का सेट बिल्कुल कारगर और धमाकेदार क्वेश्चंस है। इसका मैक्सिमम आंसर आप खुद करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस आज का क्या है और क्या ही ज़रूरी है। ज़रूरी तो इतना है बाबू कि बेगर सेट का आप कमाल कर ही नहीं सकते हैं, बेगर क्वेश्चन लगाए आप अपना स्कोर में इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वास जिताने और जीतने की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत कहने का मतलब जो प्रकृति रूप में पाए जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं जो है नवीकरणीय ऊर्जा। तो आपका यानी आपसे पूछा है कि इसमें से पारंपरिक स्रोत नहीं है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले नहीं हैं, तो आप आंसर रखिए, कौन सा आंसर हो जाएगा। पवन चक्की ये आपका नहीं है। ठीक है, चलिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। होता क्या है पारंपरिक स्रोत का मतलब, इसी को आप जो है गैर नवीकरणीय भी कहते हैं। होता क्या है ये होता है कि प्रकृति रूप से ये जो है संसाधन जो है लिमिट है, लिमिटेड में है, कम मात्रा में है। इसकी समाप्ति अगर हो जाएगी तो इसको पूर्ति करने में पसीना छूट जाएगा, आसानी से इससे पूर्ति नहीं किया जा सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं पारंपरिक स्रोत, नेचुरल वे में जो आने वाला है। ठीक है, चलिए, जो आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपका जो है क्या है, पारंपरिक स्रोत है। ये इसकी संसाधन लिमिटेड है, इसको यूज बहुत सावधानी से करना होगा। अगर आज की पीढ़ी अगर इसे इस्तेमाल में ले आएगा और धुआंधार इस्तेमाल करेगा तो आने वाला जनरेशन को देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए इस्तेमाल किया जाए। यूजलेस चीज़ों को, जो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, पावर प्लांट की बात करें, सेक्टर की बात करें, ज़रूरत की चीज़ें तो सब है, लेकिन हम लिमिटेड में यूज़ करें, एक्सेस यूज ना करें। आइए अगला प्रश्न हमारा आता है, क्या है। भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न टाइम जो है डैश से आगे है। तो कितने से आगे है? 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। बिल्कुल आपने सही आंसर कहा। और इसकी जो है निर्धारित देशांतर रेखाएं करती है, देशांतर रेखाएं करती है, ये याद रखिए। हमारे पास
दो तरह की रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखाएं और एक जो होता है देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखा के बारे में कुछ बातें याद रख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो अक्षांश के बीच जो है कितनी दूरी होती है, तो दो अक्षांश के बीच जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है, याद रखिए। वहीं अगर बात कर दिया जाए कि दो देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, तो दो देशांतर के बीच जो है दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये बात याद रखिए। अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश जो है ये अर्थ में, यानी आप भूमध्य रेखा में आप देखेंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो वहां से कोणीय दूरी यानी साउथ से कह लीजिए या नॉर्थ से कह लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध से कह लीजिए या उत्तरी गोलार्ध से कह लीजिए, कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। वहीं आप जो है देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा से स्पर्श सटी हुई रेखाएं, पैरेलल रेखाएं को हम लोग देशांतर कहते हैं। ये ज्योग्राफी की पॉइंट आपको बखूबी आती है। मेन क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है। ये जो है माइंड में रखेंगे। आइए साथियों आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने लिखा, कब लिखा? महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, यानी ये जो बुक लिखी गई है सफर के दरमियान लिखा गया है। कहां से यात्रा कर रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कभी कभी क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि स्वराज जो है गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक है जो यात्रा के दौरान लिखा गया है। वो यात्रा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के बीच ये यात्रा थी और ये पानी जहाज से किया जा रहा था। तो ये याद रखिए, ये आपकी बुक का नाम हिंद स्वराज है। ठीक है, कहां से कहां सफर था? इंग्लैंड से लेकर दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उसी दरमियान लिखा गया ये है पुस्तक हिंद स्वराज। चलिए वही बात हम लोग कर ले कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कोई किताब लिखा है क्या? बिल्कुल हाँ लिखा है। कौन सी किताब लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, वहीं अगर बात कर लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भी कोई किताब लिखा है क्या? बिल्कुल जी हाँ साथियों, लिखे हैं। इनका किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल। ठीक, वहीं बात कर ले हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कोई किताब लिखा है। जी हाँ साथियों, आपका सवाल बिल्कुल उचित है। मेरा कोशिश ही रहता है कि सारे ऑप्शनों पे हम लोग चर्चाएं करते चले। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस द स्ट्रगल ऑफ इंडिया और द इंडियन स्ट्रगल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है इंडियन डिवीजन। इंडियन डिवीजन, भारत की बंटवारा। ये किताब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न पे बात कर लें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये था आपका 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनकी अध्यक्षता में हो रही थी? अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ही यानी एक स्वतंत्र के रूप में तमाम भारतीयों से एक रिक्वेस्ट आग्रह किया कि 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 तारीख जो डेट पहले से थे, यानी हम लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस यानी जो संविधान लागू हुआ उस डेट को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी डेट को बरकरार रखने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको आप जो है और हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। यानी 26 जनवरी का डेट 1930 से ही है। ठीक है, वहीं पे पूर्ण स्वराज का जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी आपका रहता है और वर्ष रहता है क्या? बोलिए 1930। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग। 1917 से कोई फेमस कुछ घटना है क्या? तो 1917 कोई फेमस घटना नहीं, ये पहली अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता
यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है अधिवेशन है जिसमें महिला जो है इसकी अध्यक्षता करती है, और उस महिला का नाम क्या है? एनी बेसेंट। यानी इसलिए 1917 जो है कुछ खास हो जाता है। एनी बेसेंट 1917 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो होती है कहाँ होती है? ये भी याद रखिए, कलकत्ता में होती है। और जिसकी अध्यक्षता करती है कौन? इनकी अध्यक्ष ये जो है एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं। वही बात कर ले हम लोग 1940 से संबंधित। क्या 1940 से संबंधित भी कोई डेट है क्या? बिल्कुल है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नींव रखा गया इसी अधिवेशन में रखा गया था। 1940 का अधिवेशन ये जो है कानपुर से है संबंधित। और 1940 के जो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना आजाद साहब। कौन करते हैं? मौलाना आजाद। और यहीं पे जो है इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के जो है नींव डाली जाती है। और यहीं पे गांधी जी महिलाओं से रिक्वेस्ट करते हैं, किस प्रति, किस चीज के लिए महिला से रिक्वेस्ट करते हैं? पर्दा प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा और अंधविश्वास। यानी इसी अधिवेशन में जो है 1940 की जो अधिवेशन होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना आजाद जी, वहीं पे जो है महात्मा गांधी महिलाओं से जिहाद करने को कहते हैं। जिहाद किस चीज से जिहाद करने के लिए? पर्दा प्रथा से, छुआछूत से, अशिक्षा से और अंधविश्वास से। ये कुरीतियों यानी इन सभी तथ्यों से यानी जो है चीज़ों से महात्मा गांधी महिलाओं से जिहाद करने के लिए कहते हैं। और जी हाँ साथियों, आपको एक शब्द बता दूं मैं कि जिहाद का मतलब ही होता है बुरी आदतें त्यागना। जो समाज के लिए बेकार की चीज़ें हैं उसको त्यागना और अच्छी चीज़ों को लाना, यही अपने आप में जिहाद कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा कई लोग कई तरह से दे दिए हैं। रियल में जिहाद का परिभाषा ही होता है बुरी चीज़ों से बचना और अच्छी चीज़ों को लाना, डेट इज कॉल्ड जिहाद। इसी का नाम जिहाद है। आपके अंदर जो गलत आदतें हैं उस गलत आदत को आप ठुकरा दीजिए, गलत आदत को त्याग दीजिए और अच्छी आदत ले आइए, उसी को कहते हैं जिहाद। आपको पता होगा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति देशद्रोही होता है वही व्यक्ति देशभक्त भी होता है। मतलब एक ही व्यक्ति है जो दूसरे देश के लिए टेररिस्ट कहला रहा है और वही व्यक्ति अपने देश के लिए देशभक्त कहला रहा है। तो यानी लड़ किस चीज़ के लिए रहा? अगर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो किसी दूसरे देश के जो है प्रति हमको आक्रामक होना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए हम एक देशद्रोही कहलाएंगे, आतंकवादी कहलाएंगे। और अपने के लिए, अपने देश के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश में अच्छी चीज़ लाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस बुरी चीज़ को मिटाने के लिए अगर हमको कोई चीज़ त्यागना पड़ता है तो अपने देश के लिए हम शहीद कहलाएंगे, अपने देश के लिए हम देशभक्त कहलाएंगे। और दूसरे के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो उसके देश के यानी उस देश के प्रति हम जो है क्या कहलाएंगे? आतंकवादी, टेररिस्ट कहलाएंगे। व्यक्ति एक ही होता है, रूप बदल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है महात्मा गांधी 1940 में महिलाओं से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? छुआछूत, अशिक्षा, पर्दा प्रथा और अंधविश्वास वाली चीज़ों से उठ करके यानी इन सारी चीज़ों से जिहाद करो और करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा बनो, तब जाकर के देश स्वतंत्र और आज़ाद होगा। ये 1940 में नींव रखी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद जी की है। आइए अगला बात, क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन से ही संबंधित था, यानी पेड़ों और जंगलों को बचाना। पेड़ और जंगल को बचाने से यही चिपको आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेता थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जो नेता थे, प्रमुख नेता, वो आपका नाम क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये आप इस आंदोलन के नेता थे। इनका मुख्य यानी एक जो है पर्यावरण चिंतक भी थे। इनका मेन कारण था कि वनों को काटा ना जाए। अगर वन इस तरह से धुआंधार काटा जाएगा तो प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण जब फैलेगा
तो जीवन यापन, जिंदगी जीने की शैली अस्त्र वस्त्र हो जाएगी, छितरा जाएगी, डगमगा जाएगी। इसी की चिंता में इन्होंने पेड़ को पकड़ के ही लग गया कि अगर पेड़ को काटोगे तो पेड़ को काटने से पहले मुझे काटो। और इनकी आंदोलन जो है सार्थक रहा भी, सफल रहा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक क्या कहलाती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर कहलाती है। ठीक है, डायोप्टर। वही बात कर ले हम लोग मायोपिया की, तो मायोपिया एक बीमारी है, निकट दृष्टिदोष, जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है और निकट की चीजें दिखाई देती है, उसी को हम लोग कहते हैं मायोपिया। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसको? अवतल लेंस का। ये हो कैसे जाता? ये होता क्या है कि रेटिना, आंखों की पुतली जो है वो मोटा हो जाती है और आंखों की पुतली के मोटा होने की वजह से इमेज का बनना चाहिए रेटिना पे, और रेटिना पे ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाती है। इसी के कारण इमेज सही बन नहीं पाता, जिसके कारण दूर की वस्तु हम आसानी पूर्वक देख नहीं पाते हैं और आंखों पे तनाव आता रहता है। ठीक है, वहीं हम बात कर लें हाइपरमेट्रोट्रॉपी का, जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिख जाता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, उसी को हम लोग जो है हाइपरमेट्रोट्रॉपी कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसको? उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखने वाली गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम। ये गुलबदन बेगम है कौन? बाबर की बेटी है। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। आखिर ये किताब किसके कहने पे लिखती है? तो ये हुमायूं नामा जो है ये किताब अपने अकबर के कहने पर, यानी अकबर के रिक्वेस्ट करने पर जो है ये जो है किताब लिखती है अकबर के कहने पे। हुमायूं कौन होता है? तो हुमायूं जो है सौतेला भाई होता है किसका? गुलबदन बेगम का। इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस गुलबदन बेगम है कौन? बाबर की बेटी है। किसके कहने पे हुमायूं नामा किताब लिखी? अकबर के कहने पे हुमायूं नामा किताब लिखी। यहां से आपकी बात और काम बन जाएगी। ज़्यादा जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको स्ट्रेस दूंगा जिस चीज को, वहां पे आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होता है? मतलब ओपन बीज होता है, उसका कवरिंग नहीं होता है। तो जिसमें ओपन बीज होता है, जिसमें नेक्ड बीज होता है, जिसमें कोई कवरिंग नहीं होता, वो पौधा हमारा जिम्नोस्पर्म कहलाता है। कौन सा स्पर्म जो है? जिम्नोस्पर्म कहलाता है। जिसमें फल तो आते हैं बेगर फूल के आते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म कहते किसको है? फल का आना बेगर फूल के, उसी को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। यानी फल आएगा बिना फूल के, उसी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। वही बात हम लोग कर लें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में जो होता है पत्ती तो होते हैं लेकिन इसका तना जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है, उसी को हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं। बस शॉर्ट टर्म्स को समझते चलिए ताकि इसी चैप्टर यानी क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरी चैप्टर पे आपकी कमांडिंग हो जाए। और सब्जेक्ट पे बायोलॉजी की बात करें कि केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, वही बात कर ले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की, तो वहाँ से भी आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। तो आइए बात करें हम लोग टेरिडोफाइटा। पत्ती होता है बट लेकिन तना जो है, लेकिन तना विकसित नहीं होता, विकसित नहीं। वही बात कर ले हम लोग एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म जो है पौधे की वह समूह है जिसमें फल तो आते हैं, फूल के बाद आएगा, यानी फल इसमें निर्माण, फल आना होगा फूल के बाद, उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। फल फूल के बाद। और थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा पौधे की वह समूह है, ये छोटे पौधों की समूह है जिसमें नहीं जड़ पता चलता और नहीं तना पता चलता और नहीं पत्ती पता चलता। इसका मतलब यह हुआ नहीं जड़, नहीं तना और नहीं पत्ती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग थैलोफाइटा। जैसे इसका एग्जाम्पल लाइकेन कह लीजिए, अलगी कह लीजिए, शैवाल कह लीजिए, ये सारे के सारे आपके उदाहरण हो जाएंगे थैलोफाइटा के। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। डैश ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया? तो याद रखिए कौन है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, जो 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक पद से सम्मानित करता है। क्या नाम है? जायद। ठीक है, जायद सर्वोच्च नागरिक पदक जो यूएई का है उसका नाम है जायद, और 2019 में सम्मानित दिया जाता है भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। वही बात कर ले कि सऊदी अरब ने भी दिया है क्या? तो सऊदी अरब 2016 में दिया है। और सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है बताइए? ये 2016 में दिया है। अब आपसे पूछे कि इसका जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो याद रखिए अब्दुल अजीज सस है। क्या नाम है? अब्दुल अजीज सस। ठीक है, ये 2016 में दिया जाता है। चलिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये जो है पाई गई थी हड़प्पा जगह पे पाई गई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की? तो किंग जॉर्ज तृतीय जो है दो जगह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, एक करता है मद्रास में और एक करता है मुंबई में। मद्रास में करता है 1800 में, आपसे पूछा है मद्रास में। वही अगर आपसे पूछ दिया जाता कि मुंबई में कब, यानी दो जगह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दो जगह, एक जगह है मद्रास, मद्रास है आपका 1800, और यही है मुंबई, दूसरा है आपका मुंबई, मुंबई में है 1823। ये बातें याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन जो चीज़ें होती है वो फैक्ट होती है और व्यक्ति को याद रखना ही चाहिए। एग्जाम में अगर सिलेक्शन पाना है तो क्वेश्चन का दायरा फिक्स नहीं होता है, एक समंदर है। लेकिन जो चीज़ें सुनी जाती है, जो चीज़ें लिख ली जाती है, जो चीज़ें एक बार नज़र से हो जाता है तो नज़र में इर्द गिर्द घूमते रहता है, और जब ऑप्शन आते हैं सामने में तो ये पता चल जाता है कि ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देखा था और सुना था, किसी ने बताया था। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग मैच्योर है, इतनी बातें मैं बोल पा रहा हूँ, ये क्षमा चाहेंगे क्योंकि आप ऑटोमेटिक खुद ब खुद इन सारी चीज़ों से अवगत हैं, इस बातों को समझ रहे हैं भली भांति। आइए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग जो होता है आपका कहाँ होता है? अमृतसर में होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर उस ग्राउंड के अंदर जो है लोग एक साथ इकट्ठा क्यों थे? क्या कोई मेला थी या कोई त्यौहार था? तो जी हाँ साथियों, मेला तो नहीं था, एक त्यौहार था। किनका त्यौहार था? वो पंजाबियों के त्यौहार था। पंजाबी का त्यौहार एक आता है जिसको बोला जाता है बैसाखी। क्या बोला जाता? यानी बड़े धूमधाम से, जिस तरह से आप ओणम मनाते हैं, जिस तरह से आप दीपावली मनाते हैं, जिस तरह से आप होली मनाते हैं, जिस तरह से आप ईद मनाते हैं, ठीक उसी तरह से सिख समुदाय के लोग एक त्यौहार मनाते हैं बड़े धूमधाम से। उस त्यौहार का नाम होता है बैसाखी। ठीक है, सिख समुदाय के लोग बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। तो आप याद रखिए जलियांवाला बाग और हत्याकांड ये होता है अमृतसर में, और ये होता कब है? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय जो रहता है गवर्नर जनरल, उसका नाम रहता है जनरल डायर, और जनरल डायर को लंदन में जाकर के उधम सिंह मार गिराते हैं। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई परिवार बिछड़े थे, किन्हीं की माता, किन्हीं की पिता, किन्हीं के भाई, किन्हीं की बहन का देहांत हुआ था। इस चीज़ के बदला लेने के लिए उधम सिंह जाते हैं लंदन और जनरल डायर को मार गिराते हैं उस कोर्ट में ही। ठीक है, चलिए, तो अमृतसर 13 अप्रैल 1919 कौन सा त्यौहार होता है सिख समुदाय के लिए? बैसाखी। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इन सारी चीजों पे। ठीक है, चलिए, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के सुझाव के लिए यानी जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? बिल्कुल आप याद रखिए हंटर आयोग, है ना। इसकी समीक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया गया समीक्षा के लिए? तो हंटर आयोग लिख लीजिए, हंटर आयोग, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के 7 जन हैं जो है 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से कितने थे भारतीय? भारतीय 3 और 4 ब्रिटिश थे। ठीक है, चलिए,
अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? तो एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है एटीपी को, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट को। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये याद रखिए, एक एटीपी कितना ऊर्जा देती है, यानी एटीपी आप किलो कैलोरी में बात करेंगे, हमारे अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी में होता है, और एक एटीपी जो होता है 8.3 किलो कैलोरी ये कंसीडर करता है। और हमारे शरीर के अंदर होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और वायवीय श्वसन के कारण सबसे ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कितना होता है? 38 एटीपी होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर वायवीय श्वसन के दरमियान जो है एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी का निर्माण होता कहाँ है? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका को कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। वहीं पे 38 एटीपी का निर्माण होता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है ना? तो इन सारी चीजों को देखते चलिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात कर लिया जाए एटीपी को, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है जब आपके पास ऊर्जा होगा तो आप एक्साइटेड रहेंगे। जिस प्रकार आपके पॉकेट में पैसा होगा तो आप वारे नियारे रहते हैं। ठीक है ना? तो पैसा आने से आदमी के चाल ढाल चलन वलन सब में परिवर्तन हो जाता है। इसी पे एक शेर बहुत अच्छा है, क्या? तुम्हारी लहजा बता रही है दौलत नई नहीं है ना। किस तरह से एक शेर है तो एकदम एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं आ रही है, मतलब उस तरह से, यानी पहला जो कोई जो देखे, हाँ अब याद आ गया। जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते हैं लहजा अपना। जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते हैं मिजाज अपना। तुम्हारी लहजा बता रहा है ये दौलत नई नहीं है। तो यही चीज़ें होती है जब कोई व्यक्ति को जो है दौलत मिलता है, नया नया दौलत मिलता है, तो पैसा को संभाल नहीं पाता है। झलक जाता है कि ये जो पैसा पहली बार देख रहा है, और जो पैसा सदियों से देखते आया है उसको न गर्मी होती है, न हाव भाव न चाल चलन में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एटीपी एनर्जी करेंसी, एटीपी बनाता कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। यहीं पे ग्लूकोज, यानी आपसे पूछा जाए कि एटीपी बनता कैसे है, तो हम लोग का शरीर जो है ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज का जो है ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, और माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है ग्लूकोज को तोड़ देना एटीपी में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ग्लूकोज एटीपी में नहीं टूटता। ठीक है, चलिए यानी ग्लूकोज को एटीपी में कौन तोड़ा? माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो नहीं था तो पहले जानिए कि था कौन कौन। तो था के.एम. मुंशी था, यानी मसौदा समिति का सदस्य जो है थे, कुल सदस्य 7 थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन था? के.एम. मुंशी था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, एन गोपाला अय्यर था, डॉक्टर डीपी खेतान थे, डीपी खेतान, बी.आर. अंबेडकर साहब थे, बी.आर. 7 लोग थे, बी.आर. अंबेडकर और सादुल्ला और एन माधव राव, यानी 7 लोग थे। एन माधव राव, सादुल्ला, बी.आर. अंबेडकर, डीपी खेतान और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, गोपाल स्वामी अय्यर और के मुंशी। आपका ए बी ठाकुर ये नहीं था, तो आपका आंसर जो है बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी मसौदा समिति क्या था? मसौदा समिति जो है का गठन यानी संविधान सभा से संबंधित था, संविधान के निर्माण से संबंधित था। और यहीं पे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान के निर्माण में जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान हमारा बन करके कंप्लीट हुआ। और संविधान को
बनाने के लिए, संविधान के ढांचा देने के लिए जो समिति का गठन किया गया उसी का नाम है मसौदा समिति, यानी उस संरचना ढांचा तैयार करने के लिए कमेटी। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। इसी में जो है आपका एन माधवराव जो है, एन माधवराव किसी का तबीयत खराब हुआ था उसके जगह पे लिए थे। और किनका तबीयत खराब हुआ था बोलिए? बीएल मित्तर है, मित्तर याद रखिए। मित्तर की तबीयत खराब होने के बाद एन माधव ने अपना यानी उनके जगह पे जगह लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी बलसारा जो है ये आपका पियानो से संबंधित है, ये याद रखिए, पियानो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे फिर बता दूं जानकारी के लिए, वाद्य यंत्र हो और शास्त्रीय नृत्य हो, इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी स्टैटिक जीके में और नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य की बात करें या हम लोग वाद्य यंत्र की बात करें, तो वहाँ से आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो पूर्ण रूप में जानकारी आपको हो जाएगी, फिर आप गलती न करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? बिल्कुल आपने सही कहा, जनरेटर है, जनित्र है। कौन है? जनित्र है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब कोई स्थिर वायर होता है, जब उसमें गति दिया जाता है तो उससे क्या होता है, यानी कोई स्थिर वायर होता है जब उसमें करंट जाती है तो उसमें चुंबकीय गुण प्रभावित होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रभावित होने से उसमें मैग्नेटिक वाला गुण होता है, और मैग्नेटिक चुंबकीय गुण होने के कारण ही उसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी खोज सबसे पहले फैराडे ने किया था, तो इसका श्रेय जो जाता है चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? फैराडे ने किया, तो इसका श्रेय किसको जाता है? फैराडे को जाता है। ये बात याद रख लीजिएगा। वही बात कर ले कि बल्ब, तो सबसे पहले बल्ब जो है डीसी बल्ब की खोज होती है। किसकी? डीसी बल्ब की। कौन खोजते हैं? खोजने वाले आप क्या हैं? थॉमस एडिसन। क्या नाम है? थॉमस एडिसन। ठीक है, चलिए वही अमीटर क्या है? तो अमीटर जो है एक यंत्र है, विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं। तो आप याद रखिए ये जो है एमीटर जोड़ा जाता है किसमें? श्रेणी क्रम में। एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। चलिए गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी मापता है विद्युत धारा को ही, लेकिन ये मिनिमम विद्युत धारा को मापने वाला गैल्वेनोमीटर है, और एमीटर ज्यादा विद्युत धारा को मापने वाला एमीटर, और ये जो है मिनिमम विद्युत धारा मापने वाला, मिनिमम विद्युत धारा मापने वाला कौन है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। 2022 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में है? तो 2022 तक जो है भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर संचालन में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले एशिया का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो यानी एशिया का सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है मुंबई में है, जिसका नाम है यानी अप्सरा। अप्सरा नाम, क्या नाम है? अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर। यानी एशिया का सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला अनुसंधान रिएक्टर, अनुसंधान रिएक्टर मुंबई में। किस नाम से? अप्सरा नाम से। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हमारे पास, यानी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भारत के अंदर कुल कितने ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र है, तो याद रखिए भारत के अंदर जो है 7 ऊर्जा संयंत्र हैं। 7 ऊर्जा कौन कौन है? याद रख लीजिए। एक का नाम है कैगा, जो कहाँ है? पूछ देता है। कैगा जो है कर्नाटक में। वही बात कर जाएगा काकरा पार। काकरा पार ये आपका जो है गुजरात में है। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में। वही तीसरा नंबर बात करेगा अगर आपसे कुंडलकुलम। कुंडलकुलम, तो कुंडलकुलम कहाँ है? तो याद रखिए कुंडलकुलम जो है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। वही बात कर ले चौथा मद्रास।
तो ये भी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। चलिए चौथा पांचवा की बात कर ले, नारौरा कहाँ है, नारौरा उत्तर प्रदेश में है। पांचवा, हाँ, नारौरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वही बात कर ले छठा का, तो ये रावट भाटा राजस्थान में है, रावट भाटा राजस्थान। वही बात कर ले हम तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में। सातवां, तारापुर महाराष्ट्र में। यानी हमारे पास, यानी भारत के अंदर कुल 7 ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ कहाँ है, एक है आपका कैगा कर्नाटक में है, वही है काकरापार गुजरात में। वही बात करेंगे कुंडलकुलम, तो कुंडलकुलम आपका तमिलनाडु में है। मद्रास ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। वही तारापुर ये महाराष्ट्र में है। वही बात कर ले हम नारौरा, नारौरा उत्तर प्रदेश में है। वही हम कहें रावट भाटा, रावट भाटा आपका जो है गुजरात, ये सॉरी राजस्थान के अंदर है। तो ये बात आप याद रखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के तहत देश में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है आरक्षण है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत के अंदर 20 राज्यों में राजनीति के लिए महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 50% है। कितना है, 50% है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कितना है, 50% है। और 108वां संशोधन से, 108वां संशोधन 2008 से लोकसभा चुनाव में 33% रिजर्वेशन दिया गया है। 33% रिजर्वेशन है। आपसे कभी कभी पूछ दे कि लोकसभा के चुनाव में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 33%। 100वां संशोधन से 108वां संविधान संशोधन 2008 में होता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। 2019 के लोकसभा चुनाव में के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। तो भारत को कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया गया था। विभाजन कितना, 543, जिसमें सीट यानी 412 जो है ये सामान्य सीट है, जनरल। वही बात कर रहे एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी दोनों का मिला करके कितना था, बोलिए, 131। ये 131 जो है आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है। वहीं आपसे पूछ दिया जाए जिसमें एससी के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए याद रखिए 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए आपका जो है 79 है। कितना है, 79 है। 9 4 13 और 8 7 15 1 16, कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, ज़्यादा ना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 131 है ना, तो ये 47 हो गया। एसटी के लिए कितना, 47, 7 4 11 और 8 4 12 1 13, यानी 131, ठीक है। इस यानी 84 इधर हुआ है, कब, परिसीमन आयोग की आदेश पर। इससे पहले जो था यानी 2008 में जो है, 2008 से ये जो है हुआ है। इससे 2008 से पहले, 2008 से पहले एससी के लिए जो था, 2008 से पहले एससी के लिए जो था याद रखिए 79, और एसटी के लिए जो था वो 41 था। और यहीं पे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 103वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो है एंग्लो इंडियन का जो 2 सीटें हुआ करता था उसको हटा दिया गया है, 2 सीटें हटा दिया गया है। और उसी में जो है एससी एसटी के आरक्षित सीटों को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखिए, यानी कुल क्षेत्र जो है लोकसभा क्षेत्र 543, जिसमें सामान्य कितने 412 और आरक्षित 131। उस आरक्षित में ओबीसी का नहीं है, एससी और एसटी का है। क्या है, एससी का कितना 84 है और एसटी का कितना 47 है। ये 2008 के बाद का है। 2008 से पहले एससी का हुआ करता था 79 और एसटी का हुआ करता था 41। ये बात थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काम आएगा, ठीक है। ये जो पूछा जाएगा कि ये जो किया गया यानी जो है 79 से बढ़कर के 84 किस आयोग के द्वारा, तो किस आयोग के द्वारा, तो परिसीमन आयोग के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी एससी
सीटों यानी एससी का लोकसभा क्षेत्र जो है 79 से 84 किया गया किस आयोग के गठन पे? तो परिसीमन आयोग के गठन। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राज्य को साम्राज्य बना दिया और इनकी जीत को देख करके ही इनको जो है नेपोलियन, भारत के नेपोलियन से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसने जहाँ पे शासन किया, राज किया, उस राज को महाराज बना दिया, साम्राज्य बना दिया। ठीक है, और इनकी जीत ही विशेषता थी जिसको भारत का नेपोलियन के टैग उपाधि दिया गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? ये बहुत कोना में क्वेश्चन आ जा रहा। चलिए ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? 65.46% जो प्रतिशत है, 65.46%। वहीं पे अगर पुरुष की बात कर लिया जाए तो पुरुष की बात रखिए 82.16% है पुरुष का। वहीं ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल 74.80 साक्षरता दर है ओवरऑल भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, सबसे पीछे साक्षरता दर में आपका बिहार है। सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे केरल है। पुरुष में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन सा राज्य है? यानी केंद्र शासित राज्य नहीं, केंद्र शासित है, लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है, ये बात याद रखिएगा। और महिला और पुरुष में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाने वाला साक्षरता दर में वो कौन सा है? तो वह आपका राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। तो ये सब सुनते चलिए, बात याद रखते चलिए, कभी भी कोई काम आ सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपका भारत के अंदर ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। और ओडिशा का ही एक शास्त्रीय नृत्य, फेमस शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी से नाम और ओडिसी से संपर्क रखने वाली कौन है? बोलिए। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हमारा, कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का उपयोग करता है? तो याद रखिए ये बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करता है। जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन का पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है और लिखना है ज्ञानघर, और वहां से आप जो है पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसका क्लास यानी विदाउट डिस्टरबेंस हमको क्लास मिले एप्लीकेशन पे, तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे और वहां से ज्ञानघर ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। ज्ञानघर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप चाहें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन कर ले। और एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूं, इफेक्टिव और संभावित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने जाने की संभावनाएं हैं, डेली टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू। आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा और 10 से 15 क्वेश्चन आपका स्टॉक हो जाएगा। तो 1-2 मिनट दे करके अगर 15 क्वेश्चन अर्जित किया जा सकता है तो कई गुना बेहतर है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्ञानघर चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा माइंड में रखिए, अच्छा करिए। हर एक चीज़ आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक सिलेक्टिव चीज़ें दिया जा रहा है जिसको पढ़ने से आपको सिलेक्शन होगा, सुनिश्चित सिलेक्शन होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न में बात करें। क्या आपका आज का प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य समझिए कि ये किस चीज़ से संबंधित है? ये टाइगर रिजर्वेशन से संबंधित है, बाघ से रिलेटेड है। और ये कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है ये लिखा हुआ है अरुंधति रॉय का। किनका लिखा हुआ? अरुंधति रॉय का लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखिए, आंसर आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से प्रश्न लगातार आप तक पहुंच रही है और सीजीएल के लिए ही नहीं, आप अगर बिहार
सीजल की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें या सीएचएसएल की बात करें, हर जगह ज्ञान घर का क्वेश्चन परचम लहराता है और देखने को मिलता है। आपके साथी, अगर आपके भाई बीपीएससी का एक टीचर के लिए अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर उन्होंने ज्ञान घर से सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको भली भांति बताते होंगे कि ज्ञान घर के जो प्रैक्टिस सेट से जो क्वेश्चन कराया जाता है और बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और आता भी है। बिहार दरोगा की बात करें, वहाँ भी क्वेश्चन ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट आया है। तो ये चीज़ क्वेश्चन टकराने का और क्वेश्चन लड़ाने का ये पुराना अनुभव है। इसलिए अगर आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन और हमको दिलाना है आपको सिलेक्शन कामयाबी, ताकि आप सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ करके जाएंगे तभी आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी, क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। कोई दुश्वारी नहीं, कोई बाधाएं नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपके पास है ना ज्ञान घर यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथियों।